प्रिय विद्यार्थियों, हमने पीछे की ऑनलाइन क्लासों में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का रक्त परिसंचरण। देखो, रक्त परिसंचरण है क्या चीज़, उससे पहले हम पढ़ते हैं परिसंचरण। परिसंचरण क्या चीज़ है, परिसंचरण तंत्र क्या चीज़ है। देखो, नाम से स्पष्ट है। परि का मतलब शाब्दिक अर्थ, देखो परि का मतलब क्या हो जाएगा, चारों ओर। क्या है, चारों ओर। संचरण का शाब्दिक अर्थ है घूमना, चारों ओर घूमना। किसका चारों ओर है, घूमना। तो देखो, कोई भी सेल है, ये कोई कोशिका है, इसमें विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रिया होती हैं। विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं, उपापचय क्रिया होती हैं। और उपापचय क्रियाओं के दौरान कई प्रकार के लाभदायक और कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ बनते हैं। ध्यान से सुनना, क्या है कि किसी भी सेल के अंदर यदि उपापचय क्रिया होगी तो उसमें लाभदायक व हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इन लाभदायक पदार्थों व हानिकारक पदार्थों का शरीर के एक भाग से वन पार्ट टू अदर पार्ट, यानी एक भाग से दूसरे भाग में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में परिवहन को ही क्या कहा जाता है, परिसंचरण कहा जाता है। और परिसंचरण करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाएगा, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो एक बार फिर से देखो, कोई भी सेल है, यदि उसमें मेटाबॉलिज्म क्रिया होगी तो उसमें लाभदायक व हानिकारक पदार्थ बनेंगे। उन लाभदायक व हानिकारक पदार्थों का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण या परिवहन क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। और परिसंचरण करने वाले अंगों का समूह क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। देखो, जीवों में 2 प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नंबर 1, रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम, देखो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का निर्माण किससे होता है, तो इसमें इसका निर्माण ब्लड से होगा, रक्त से होगा। हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स से होगा, रक्त वाहिनियों से हो जाएगा। इसके अलावा इसका निर्माण किससे होता है, हार्ट से होता है। किससे होता है, हार्ट से होता है, हृदय से होता है। दूसरा है अपना लसिका परिसंचरण तंत्र। लसिका परिसंचरण का निर्माण किससे होता है, लसिका तथा लसिका वाहिनी से लसिका परिसंचरण का निर्माण होता है। तो मुख्यतः कितने प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 रक्त परिसंचरण, नंबर 2 लसिका परिसंचरण तंत्र। अब देखो, हम बात करते हैं रक्त परिसंचरण की। तो रक्त परिसंचरण को भी 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेशन सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम है उसको देखो कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है ओपन यानी खुला परिसंचरण, और एक है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम यानी बंद परिसंचरण। ध्यान से देखना, खुला परिसंचरण तंत्र क्या है। देखो, खुला रक्त परिसंचरण वह रक्त परिसंचरण है जिसमें रक्त, या हम कह सकते हैं आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों से युक्त तरल, आवश्यक व अनावश्यक पदार्थों से युक्त तरल शरीर के भीतर अंगों में एक खुले परिपथ में बहता है। कहने का मतलब ये बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, हिमोसील्स में बहता है, रक्त कोटरों में बहता है। आंशिक रक्त कोटर में क्या होता है, ये परिवहन करता है। और इस प्रकार का सर्कुलेशन सिस्टम निम्न कोटि के जीवों में पाया जाता है। हम फॉर एग्जांपल के लिए किसको ले सकते हैं, आर्थ्रोपोडास को ले सकते हैं, यानी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी को ले सकते हैं। और इसके अलावा हम किसको ले सकते हैं, मोलस्का को ले सकते हैं। आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का संघ के प्राणियों में खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो रक्त बह रहा है वो किस में बहेगा, यानी सीधा का सीधा ही अंतराली ऊतक में पड़ा रहता है या शरीर की देह गुहा में संपर्क में रहता है। अब हम बात करते हैं बंद सर्कुलेटरी सिस्टम की, कि बंद परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। तो देखो, ऐसा रक्त परिसंचरण जिसमें रक्त एक बंद परिपथ में बहता है, अर्थात विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियों में बहता है, वो बंद परिसंचरण कहलाता है। ये किस में पाया जाता है, खरगोश में, मनुष्य में, हम कह सकते हैं एनेलिडा संघ में कह सकते हैं, हम उच्च कोटि के जीवों में हम क्या कह सकते हैं, बंद परिसंचरण पाया जाता है। अब देखो, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाला वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1628 में, ध्यान देना बेटा, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सन 1628 में रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की, साथ ही हृदय की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। तो देखो, विलियम हार्वे ने क्या काम किया, एक तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज कर दी, इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, हम कह सकते हैं हृदय की कार्य प्रणाली का अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक भी कौन था, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक था। अब मनुष्य का
रक्त परिसंचरण किस किस से मिलकर बना हुआ है? तो देखो इसमें सबसे पहले रक्त वाहिनियाँ तथा हृदय, ये तीनों भाग मिलकर के रक्त परिसंचरण का निर्माण करते हैं। हम आज इस ऑनलाइन क्लास में रक्त का अध्ययन करते हैं, रक्त वास्तव में है क्या चीज़। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो तरल, इसका मतलब इसमें बहने का गुण पाया जाता है। संयोजी, इसका मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक कण पाया जाते हैं, अवयव पाए जाते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखो ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय प्रकृति होती है। देखो इसकी पीएच का मान 7.3 से लेकर के 7.5, या फिर आप यदि एक रेशियो प्रास में बोलो तो इसकी पीएच का मान 7.4 होता है। ये स्वाद में नमकीन होता है। स्वाद में कैसा होता है? ये नमकीन होता है, स्वाद में नमकीन पाया जाता है। एक बार फिर से देखो, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, हल्का क्षारीय तरल है, पीएच का मान 7.3 से 7.5 या 7.4 होता है। बेटा इसका स्वाद कैसा है? ये नमकीन होता है। अब देखो रक्त का निर्माण किससे होता है? और देखो रक्त का निर्माण प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से होता है। रक्त का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से होता है। ध्यान रखने वाली बात है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। एक वयस्क है और स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें रुधिर की कितनी मात्रा बताई गई है? 5 से 6 लीटर। तो रक्त का निर्माण कितने भागों से होता है? प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से होता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। देखो एक आरेखीय निरूपण बनाते हैं, उसमें पूरे की पूरी रक्त की कहानी को समझते हैं। ब्लड है और इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है इसका प्लाज्मा वाला और दूसरा है ब्लड कार्पल्स वाला, यानी रक्त कणिकाओं वाला भाग। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, प्लाज्मा वाले भाग में 90% जल पाया जाता है। 90% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। हाँ ध्यान रहे, कुछ किताबों में 92% H2O दर्शाया जाता है, कन्फ्यूज मत हो जाना। 10% कार्बनिक, अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 92 है तो कुछ किताबों में क्या दिखाया जाएगा? 8% दिखाया जाएगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, ध्यान रखना है। यानी 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक घुले रहते हैं। देखो इसमें प्लाज्मा वाले भाग की यदि बात की जाए, प्लाज्मा क्या है? तो देखो यह एक तरल पदार्थ है। ये रक्त का कैसा भाग है? तरल भाग है। रक्त का कैसा भाग है? तरल भाग। और प्लाज्मा टोटल रक्त का कितना प्रतिशत निर्मित करता है? 55, यानी 55% निर्मित करने का काम करता है। कैसा चीज़ है ये? देखो तरल भाग है और किस रंग का? ये पीले रंग का क्षारीय तरल है। ये पीले रंग का क्षारीय तरल है जो रक्त का 55% भाग निर्मित करता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन के रूप में देखो, ध्यान से देखना इस टॉपिक को, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है 7 से 8%। कितनी पाई जाती है? 7 से 8%। और प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन है? तो देखो ग्लोबुलिन पाई जाती है। और ग्लोबुलिन भी किसके रूप में? अल्फा, बीटा और गामा ग्लोबुलिन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एल्बुमिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एल्बुमिन। और इसके अंदर देखो इसमें फाइब्रिनोजन पाई जाती है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अंदर क्या पाई जाती है? यानी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये 4 प्रकार की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है, जिनकी टोटल मात्रा कितनी होती है? यानी 7 से 8% पाया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे एक बार सभी बच्चे, मैंने आपको क्या बताया कि 90% जल पाया जाता है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जिसमें देखो मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो पीले रंग का क्षारीय तरल होता है, जो रक्त का 55% निर्मित करता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन की सांद्रता 7 से 8% होती है। जिसमें ग्लोबुलिन में भी कौन कौन? अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो प्लाज्मा की यदि बात की जाए तो इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ के रूप में अकार्बनिक पदार्थों की सांद्रता 1% पाई जाती है। ध्यान से देखना, अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? 1%। और कौन कौन से? Na पॉजिटिव यानी सोडियम आयन, Ca+2 यानी कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन,
मैग्नीशियम आयन, फेरस आयन। इसके अलावा यदि बात की जाए तो इसके अंदर सल्फेट आयन, इसके अंदर कार्बोनेट आयन, इसके अंदर HPO4 फॉस्फेट आयन। तो कई प्रकार के अकार्बनिक यौगिक इसके अंदर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा में अदर सब्सटेंस क्या पाए जाते हैं। देखो सब्सटेंस क्या पाए जाते हैं अदर में, जिनकी संख्या कितनी प्रतिशत होती है, 2%। तो बेटा ध्यान से देखो, अकार्बनिक व कार्बनिक यौगिकों की सांद्रता मैंने कितनी बताई आपको, 10% या फिर 8%। टोटल करना है, देखो प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8, फिर इसके बाद में अकार्बनिक, तो देखो 7 और एक कितना हो गया 8, अदर सब्सटेंस में कितना हो गया 2, तो टोटल कितना हो गया 10। अब इसमें कौन कौन पाया जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। अदर के अंदर ग्लूकोज पाई जाती है, इसके अंदर कई प्रकार की विटामिन्स पाई जाती हैं, इसके अंदर कई प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। ध्यान से देखना, ग्लूकोज है, विटामिन है, हार्मोन है, ब्लड पिगमेंट है, यानी रक्त वर्णक पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रक्त वर्णक पाए जाते हैं। और इसके अलावा देखो प्लाज्मा प्रोटीन है, तो इसमें प्रोटीन रहित कंपाउंड पाए जाते हैं, प्रोटीन रहित यौगिक भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा O2, CO2 और नाइट्रोजन की कुछ सांद्रता पाई जाती है। तो अदर सब्सटेंस में कौन कौन है, ग्लूकोज है, विटामिन है, हार्मोन है, ब्लड पिगमेंट है, प्रोटीन रहित यौगिक है, O2 है, CO2 है, N2 है। ये सारी की सारी कहानी किसकी है, प्लाज्मा की है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। देखो प्लाज्मा में 90% जल है, 10% कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो 55% बनाता है। यह पीले रंग का क्षारीय तरल होता है। और देखो इसमें प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होती है। ग्लोबुलिन, अल्फा बीटा गामा, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। देखो कई किताबों में ये बताया जाता है एल्बुमिन की सांद्रता 4.2% होती है और इसकी सांद्रता 3.4% पाई जाती है। अकार्बनिक पदार्थ 1% होगा, जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड आयन, फॉस्फेट आयन, कई प्रकार के आयन घुले रहते हैं। अदर सब्सटेंस की बात की जाए, अन्य पदार्थों की बात की जाए तो उनकी सांद्रता 2% होती है, जिसमें ग्लूकोज है, विटामिन है, हार्मोन है, ब्लड पिगमेंट है, प्रोटीन रहित यौगिक हैं, O2, CO2, नाइट्रोजन, ये सब के सब मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं, प्लाज्मा का निर्माण कर देते हैं। अब देखो इस ही आरेख को मैं यदि आगे बढ़ाऊं तो इसमें कई प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। देखो रक्त कणिकाएं रक्त का 45% निर्मित करती हैं। कितना निर्मित करती हैं, रक्त का 45% निर्मित करती हैं। और इनकी कुल प्रतिशत मात्रा, ध्यान से देखना, इनकी कुल प्रतिशत मात्रा हीमेटोक्रीट कहलाती है। ये पीएमटी के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ नीट की एग्जाम के लिए कि हीमेटोक्रीट क्या चीज़ है। तो कुल रक्त कणिकाओं की प्रतिशत मात्रा क्या कहलाती है, हीमेटोक्रीट कहलाती है। और रक्त कणिकाएँ RBC, WBC और प्लेटलेट के रूप में पाई जाती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। अब हम RBC के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो RBC का मतलब है रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रुधिर कणिका। ध्यान से सुनना, इसे लाल रुधिर कणिका, इसे रक्ताणु, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। देखो रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिका, इसे रक्ताणु भी कहते हैं, इसे इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। RBC के बारे में और बात करते हैं। यह केंद्रक विहीन, ध्यान से देखना, यह केंद्रक विहीन गोलाकार उभयावतल आकृति की संरचना है। इसका मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ध्यान से देखना प्रिय विद्यार्थियों, RBC क्या है, केंद्रक विहीन गोलाकार उभयावतल यानी बायोकॉन्केव प्रकार की संरचना में पाई जाती है। नोट याद रखना, ऊंट, लामा तथा चूहे की RBC में केंद्रक पाया जाता है, ये अपवाद है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ऊंट, लामा तथा चूहे की RBC में केंद्रक पाया जाता है, जबकि RBC केंद्रक विहीन कणिका मानी जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, केंद्रक विहीन गोलाकार
उभयावतल आकृति की संरचना है। नोट, ऊंट, लामा तथा चूहे की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा देखो आरबीसी के बारे में बात करें, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में 52 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी कणिकाएं पाई जाती हैं। तो देखो पुरुषों में कितनी होगी, एक वयस्क पुरुष है तो उसमें 52 लाख प्रति घन मिमी 52 लाख प्रति घन मिमी आरबीसी पाई जाती है। और यदि महिलाओं की बात की जाए तो उसमें 47 लाख प्रति घन मिमी रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। और आरबीसी टोटल रक्त कणिकाओं का कितना परसेंट बनाती है, 99% बनाती है, यानी 99% निर्मित करती है। देखो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बातें जानो। देखो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। नोट देखना, भ्रूणावस्था नवजात शिशु में, ध्यान से देखना, भ्रूणावस्था नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण यकृत कोशिका में होता है। वयस्क मनुष्य में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था या नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत कोशिका में होता है। फिर देखो आगे वाला पॉइंट, वयस्क या हम कह सकते हैं वृद्ध आरबीसी, यानी जो पुरानी आरबीसी है, बूढ़ी आरबीसी है, क्षतिग्रस्त आरबीसी है, उसका भक्षण यकृत तथा प्लीहा में होता है। उसका भक्षण कहाँ पर होता है, यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसलिए स्प्लीन को, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो एक बार फिर से देखो, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में, पुरुष में 52 लाख प्रति घन मिमी, महिला में 47 लाख प्रति घन मिमी, टोटल रक्त कणिकाओं का 99% बनाती है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। भ्रूणावस्था नवजात शिशु में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। और वृद्ध या पुरानी आरबीसी, क्षतिग्रस्त आरबीसी का भक्षण किस में होता है, यकृत तथा प्लीहा में होता है। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। अब देखो और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इसके बारे में। आरबीसी में एचबी पिगमेंट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। ध्यान से देखना, आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। देखो हीमोग्लोबिन वर्णक का काम क्या है, O2 व CO2 का परिवहन करना, O2 व CO2 का परिवहन करना। इसके अलावा रुधिर को लाल रंग प्रदान करना। इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो O2 व CO2 का परिवहन करता है। इसके अलावा यह लाल रंग प्रदान करने का काम करता है। जैसे ही इसका विघटन होता है तो देखो हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें फेरस आयन पाए जाते हैं, इसमें ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है, इसमें हीम वर्णक पाया जाता है। तो देखो ग्लोबुलिन प्रोटीन को तो किस में तोड़ दिया जाता है, एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है। और इसके हीम को किस में बदल दिया जाता है, ध्यान से देखना, इसका जो हीम है उसको किस में बदल दिया जाएगा, फेरस आयन में बदल दिया जाएगा। और जैसे हीमोग्लोबिन का विखंडन होगा तो किसके रूप में होगा, तो मैंने आपको डाइजेशन सिस्टम में बताया था कि लीवर कोशिका में 2 प्रकार के पित्त वर्णक पाए जाते हैं जिन्हें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है जिन्हें हानिकारक पदार्थों के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी किसकी है, आरबीसी की है। तो अपनी पहली रक्त कणिका हो गई आरबीसी। अब देखो हम 2 नंबर पर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या चीज़ है, डब्ल्यूबीसी एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, नोट लगा करके याद रखना। एक वयस्क हीमोग्लोबिन की मात्रा बताता हूँ आपको, हीमोग्लोबिन की यानी पुरुषों में कितनी संख्या होती है, तो देखो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यदि किसकी बात की जाए, स्त्रियों की बात की जाए, तो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी 100 ml रक्त में पुरुषों में तो 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा और स्त्रियों में, महिलाओं में 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml रक्त पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब देखो बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की।
तो देखो वाइट ब्लड कार्पल्स, इसे श्वेताणु कहते हैं, इसे श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं, इसे श्वेत रुधिर कणिका भी कहा जाता है। तो देखो WBC हो गया अपना, और इसे श्वेताणु श्वेत रुधिर कणिका कहा जाता है। ये केंद्रक युक्त अनियमित आकार की संरचना है। कैसी संरचना है? केंद्रक युक्त अनियमित आकार की संरचना है। ध्यान से देखना, इसका जीवन काल 5 से 6 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 6 दिन। इसका निर्माण भी कहाँ होता है? इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो 7000, यानी इसकी संख्या देखना 7000 घन प्रति घन मिमी पाई जाती है। यानी एक रक्त घन मिमी में संख्या कितनी बता दी इसकी? 7000 होती है। ये केंद्रक युक्त संरचना है। देखो अमीबीय गति WBC की महत्वपूर्ण पहचान है। कहने का मतलब क्या हुआ कि WBC में एक विशेष प्रकार की विशेषता पाई जाती है। वो क्या है? अमीबॉइड मोशन है, यानी रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में। फॉर एग्जाम्पल ये कोई डक्ट है, वाहिनी है, और इसमें देखो रुधिर का प्रवाह इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है। तो ये WBC क्या काम करती है? रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में लुढ़कती हुई, यानी अमीबॉइड मोशन करती है। क्यों करती है? क्योंकि देखो रुधिर में यदि कोई रोगाणु है तो उसका भक्षण करने का काम करती है ये। और भक्षण किस प्रकार से करती है? अमीबॉइड मोशन करती हुई उसका भक्षण करती है, रोगाणु को हटाने का काम करती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि WBC की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अमीबॉइड मोशन, अमीबीय गति। और ये किस प्रकार से करती है? यानी रक्त वाहिनियों में रुधिर के विपरीत दिशा में अमीबॉइड गति करती हुई ये क्या काम करती है? भक्षण का काम करती है। देखो WBC को 2 भागों में बांटा गया है। WBC को 2 भागों में बांटा गया है। कणिकाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। दूसरा इसका भाग है अकणिकाणु। अकणिकाणु मतलब ग्रेनुलोसाइट। ध्यान देना, कणिकाणु का मतलब है इसका केंद्रक जो है वो कणिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार की कणिकाएं उसमें पाई जाती हैं। और कणिकाणु को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। पहला है इसका न्यूट्रोफिल। पहला पार्ट कौन सा है इसका? न्यूट्रोफिल। दूसरा है इसका एसिडोफिल्स। तीसरा है इसका बेसोफिल्स। देखो ये इसमें 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। न्यूट्रोफिल है, एसिडोफिल्स है, और अगला कौन सा है? बेसोफिल है। इसको इओसिनोफिल भी कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, इसको क्या कहा जाता है? इओसिनोफिल्स भी कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं एग्रेनुलोसाइट की। और एग्रेनुलोसाइट को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोसाइट्स, और दूसरा है अपना लिम्फोसाइट्स। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को भी 3 भागों में बांटा गया है। देखो बी लिम्फोसाइट या बीटा लिम्फोसाइट कह सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अगला है नेचुरल किलर सेल, यानी प्राकृतिक मारक कोशिका। ये पूरा का पूरा आरेखीय निरूपण किसका है? WBC का, जिसके बारे में और अधिक जानकारी